इस समय अगर राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं, उनको रिप्रोड्यूस करा जा रहा है 3-4 बार 10 बार, तो आप लोगों का बनता है, क्योंकि आप लोग ना इस विनाश में उनके भागीदार। में वो कुत्ते वाला वीडियो के कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, कुत्ता घबरा के बैठ गया, उन्होंने मालिक को उसके बिस्कुट पकड़ा दिया, भाई तू खिला दे। सारा का सारा मीडिया चैनल ने क्या फैला दिया, राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ते का बिस्किट खिला रहे हैं। और रही बात मोदी जी के बार बार सीना ठोक के कहने की बात, तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, लोग चाहे मजाक उड़ाएं इस बात का मेरा या कुछ भी करें, आप ईवीएम बैन करा दीजिए, एक दिन में चुनाव कराइए, पूरे देश में एक चरण में चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आपको हकीकत दिख जाएगी, बीजेपी वहां होगी और कांग्रेस वहां होगी। देखिए साहब कहते हैं, यहीं से अभी कल परसों की बात है, उन्होंने कहा है ना कि कुत्ते की तरह बूथ पे भोंको, ये संज्ञा दे रहे हैं, बताओ उनके अध्यक्ष है। इनको नहीं दिखेगा क्योंकि इनके मतलब का नहीं है, लद्दाख इनको नहीं दिखेगा, इनके मतलब का नहीं है, जम्मू कश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवाद अभी भी वहीं का वहीं है जहां था, वो इनको नहीं, मीडिया निष्पक्ष होता तो ये बात भी उड़ जाती। राहुल गांधी जी की इतनी सी चीजों को मीडिया इतना बड़ा हाइप देता है, इतना बड़ा हाइप देता है कि उसका कोई संभाले नहीं संभलता। क्या लगता है तीसरी बार मोदी जी बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी को मौका दिया जाएगा? जनता क्या सोचती है? देखिए राहुल गांधी जी ने तो मौका मांगा ही नहीं है। ये सवाल सबसे पहला बेईमानी तो यहाँ पे हुआ था कि राहुल गांधी जी को मौका दिया गया। राहुल गांधी जी ने कब कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं? राहुल गांधी, जनता तो यही सोच रही है ना कि तीसरी बार अगर आएंगे तो राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी जी मूड बना रखा है लोगों ने बना रखा है, बिल्कुल लोगों ने। हाँ, तो लोगों ने बना रखा है। लोगों का मैं चाहता हूँ कि उनका मूड सही हो और उनकी बात सही साबित हो, जो हकीकत है, जिस व्यक्ति की, सच्चे व्यक्ति की देश को जरूरत है वो आना चाहिए सीट पर। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का तो अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, और वह अहंकार किस वजह से है सब जानते हैं, ईवीएम जिंदाबाद। तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना भरी सभा में कि इस बार 370 सीट लाएंगे, कांग्रेस तो 40 के पार भी नहीं कर पाएगी इस बार। बिल्कुल, वो उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन वालों को और अपने ईडी को, जो उनका इलेक्ट्रोल दोस्त है, सॉरी मेरे से थोड़ा सा बोलना नहीं जा रहा, दांत में थोड़ी दिक्कत है इस वजह से, जो उनका इलेक्शन दोस्त है, उसको उन्होंने मैसेज दे दिया है, आप लगे रहो काम पे, मुझे 370 सीट चाहिए, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे ये आप जानो। और साथ साथ उसको चुनाव आयोग को बोल दिया गया, भाई मुझे 370 सीटें चाहिए। मीडिया चैनल वालों को बोल दिया, अपने पालतू मीडिया चैनल वालों को, लगे रहो, नैरेटिव फैलाओ और मुझे 370 सीटें ला के दो। कैसे लाओगे ये तुम्हारा काम है, सीधी सी बात है। जनता से उन्हें कोई सीट नहीं मिलने वाली, जनता जनार्दन का उनको समर्थन हासिल नहीं होने वाला। जनता जनार्दन का ये हाल है कि उन्हें सुनने के लिए लोग जबरदस्ती उन्हें ठूसे जाते हैं अंदर और बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। मोदी जी लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है, हम तीसरी बार आते हुए दिख रहे हैं, सत्ता पर हम बैठेंगे तीसरी बार। जनता ने कोई मूड नहीं बनाया जी। देखिए जनता का मूड तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। इनके तो जो पक्के सपोर्टर हैं, जिनको बिल्कुल असर पड़ना ही नहीं है, वो तो मोदी जी को वोट देंगे। उसके बाद जितना भी बिखरा हुआ वोट है वो सारा अपोजिशन को जाने वाला है। और रही बात मोदी जी के बार बार सीना ठोक के कहने की बात, तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, लोग चाहे मजाक उड़ाएं इस बात का मेरा या कुछ भी करें, आप ईवीएम बैन करा दीजिए, एक दिन में चुनाव कराइए, पूरे देश में एक चरण में चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आपको हकीकत दिख जाएगी, बीजेपी वहां होगी और कांग्रेस वहां होगी, सीधी सी बात है। सर सवाल ये भी तो उठता है कि जहां वो कांग्रेस जीतती वहां ईवीएम का क्यों नहीं, जैसे हिमाचल और तेलंगाना हो गया। मैं भी उठा, तेलंगाना कर्नाटका का आप उदाहरण लेते हो। तेलंगाना में इलेक्शन हुआ 30 नवंबर को, रिजल्ट आ गया 3 दिसंबर को, 3 दिन मात्र मिले, कोई हेरा फेरी संभव नहीं थी किसी भी किस्म से, ना मशीनों का अल्टा पल्टी संभव थी, ना मशीनों में बैठ के मैनिपुलेटिंग संभव थी, हार गए। सेम पिछले साल कर्नाटका में हुआ था, 10 मई को चुनाव हुआ था, 13 मई को रिजल्ट आ गया था। सवाल ये भी उठता है, 2003 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कोई भी चिप वाली मशीन, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कोई भी चिप वाली मशीन हैक हो सकती है। 2004 से 2014 तक ईवीएम की कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? वो बैन कर सकते थे अगर चाहती तो। देखिए जब तक कोई चीज़ सही चल रही है तो हम उसे बैन नहीं कर सकते ना। अगर कोई चीज़ सही चल रही है, काम चल रहा है, अगर उन्होंने भी ईवीएम हैक करनी होती तो गठबंधन की सरकार ना बनती, कांग्रेस भी अपना पूर्ण बहुमत लेके बैठ जाती, मनमोहन सिंह जी भी रैली पे जाके खड़े होकर कह देते भाई इस बार तो मेरी 350, तो वो भी अपने 350 ले आते, 200 सीट ला के उन्होंने बाकी सहयोगी के साथ अपने सरकार बनाई ना। ऐसा कुछ नहीं था ना। लेकिन जब चीज़ एक खराब हो जाएगी तो खराब चीज़ पे अगर हम उंगली नहीं उठाएंगे तो ऐसे कैसे होगा? आपका एमआई की है, जब तक सही चल रहा है सही है, जब ये खराब हो जाएगा, जब इसमें गड़गड़ आनी शुरू होगी तभी तो हम मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, या आप इसका दुरुपयोग करना शुरू करोगे तभी तो हम इस बात को उठाएंगे ना। जब चीज़ों का दुरुपयोग नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, और दुरुपयोग होना शुरू हो गया तो आवाज उठेगी। राहुल गांधी क्यों नहीं उठा रहे ईवीएम पे सवाल? उन्होंने तो अभी तक बोला नहीं, जबकि 3 राज्यों का चुनाव हो चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, तो उसमें क्या बोलेंगे? देखिए जी सीधी सी बात है, अगर आज मीडिया निष्पक्ष होता तो ये बात भी उठ जाती। राहुल गांधी जी की इतनी सी चीज़ों को मीडिया इतना बड़ा हाइप देता है कि उसका कोई संभाले नहीं संभलता। मात्र अभी पीछे एक वीडियो देखा होगा आपने आसाम में, वो कुत्ते वाला वीडियो के कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, कुत्ता घबरा के बैठ गया, उन्होंने मालिक को उसके बिस्कुट पकड़ा दिया, भाई तू खिला दे। सारा का सारा मीडिया चैनल ने क्या फैला दिया, राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ते का बिस्किट खिला रहे हैं।
तो अगर वो इस बात को उठाते हैं तो सीधे सारा मीडिया उनके ऊपर हमलावर हो जाएगा कि देखो आ गए, अपनी औकात पे आ गए, इन्होंने ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया। दिग्विजय सिंह जी उठा रहे हैं, उनकी बात को आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? उदित राज उठा रहे हैं, उनकी बात को आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? कमलनाथ जी इस बात को उठा रहे हैं, उनकी बात को आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? क्या वो लोग नेता नहीं है? अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेताओं में उनकी गिनती में शुमार होते हैं। तो संसद में उन्होंने कल बोला है दिग्विजय सिंह ने कि ईवीएम का मसला है, लोगों के मन में शंका है, आप इस मसले में बोला है, तो और इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए? संसद में उन्होंने इस बात को उठाया है तो जरूरी थोड़ी कि मुद्दा वही उठाएं, पार्टी से कोई भी उठा सकता है। या अगर आप राहुल गांधी ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर? देखिए जी, सरकार तो चाहेगी हर हालत में कि ईवीएम ही रहेगी, बाकी जितनी भी कोशिशें जारी है हमारी जारी है, और बहुत सारे वकील साहब इन लोगों में इनमें लगे हुए हैं, दुनिया लगी है। सुनेंगे सर, आपकी भी एक मिनट जरा बोल लूँ मैं। हाँ, सीधी सी बात है, लेकिन सरकार को पता है कि अगर ईवीएम हट गई तो उसका ठीकरा फूट जाएगा, ये बात कन्फर्म है बिल्कुल। क्या लगता मोदी राज के 9 साल 10 साल कैसे रहे? क्या विकास हुआ कि नहीं? देखिए जी, अभी सबसे पहली बात उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसान अपनी दुगनी आय के लेके आज भी नोएडा में सारे के सारे किसान बैठे हैं। धारा 144 इम्पोज कर दी गई है, उनको दिल्ली आने नहीं दिया गया। क्या लगता है भैया मोदी राज में विकास हुआ कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, ये आपसे पूछना ये चाहता हूँ, देखो 2 धड़े में बढ़ गई है कांग्रेस। सोनिया गांधी जब तक थी मैं भी कांग्रेसी ही था, सोनिया गांधी के राज में पक्का कांग्रेसी, जैसे ये खड़े हैं ना वैसे प्योर था। बट अब उसको इस समय इतनी बुरी स्थिति हो गई है पार्टी की कि आप लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए कि भैया ऐसा है, राहुल गांधी अगर नहीं चल रहे हैं उनकी जगह प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए पार्टी को मजबूत। 1 मिनट मेरी बात सुनो, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। 1 सेकंड, जब पता है कि ये नाव डूब रही है, आप लोग उसके भागीदार बन रहे हो। 1 मिनट, इसके भागीदार बन रहे हो आप लोगों को जब इस समय इतनी बुरी कंडीशन में आ गई है। कल की वीडियो देखी जाए, जब कांग्रेस का जनाधार खत्म हो रहा है तो आप लोगों को सहयोग ये करना, आवाज उठानी चाहिए। खड़गे साहब कहते हैं यहीं से अभी कल परसों की बात है, उन्होंने कहा है ना कि कुत्ते की तरह बूथ पे भोंको, ये संज्ञा दे रहे हैं। बताओ, उनके अध्यक्ष हैं। ये तरीका आप कहोगे 7 सेकंड का वीडियो शूट हुआ, 7 सेकंड नहीं, पूरी वीडियो सुनी। हाँ, समझ रहा हूँ। आप उसको आप अपने भाषा में समझाने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं कहा वैसे नहीं कहा, लेकिन आप लोगों को इस समय खड़ा होके यहाँ पे जो पार्टी को छोड़ गए हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद हो गए, जो बढ़िया सम्मानित नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उन्हीं के साथ पड़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड से, इन लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए पार्टी मजबूत? इस समय पार्टी अकेले हो गई है, पार्टी के साथ कोई नहीं है। पार्टी का देखो 40 सीटें ममता दीदी ने कह दिया, 40 सीटों से ज्यादा नहीं कांग्रेस लाएगी, जिसको कह रहे हैं इंडिया का गठबंधन का हिस्सा है वो मजबूत। समझ रहे हो, जिन्होंने इस गठबंधन को खड़ा किया किसने? नीतीश जी, उसके आर्किटेक्ट थे, वो इधर आ गए हैं। इस समय अगर राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं, उनको रिप्रोड्यूस करा जा रहा है 3-4 बार 10 बार, तो आप लोगों का बनता है, क्योंकि आप लोग ना इस विनाश में उनके भागीदार बन रहे हो। आप लोगों को बनता है आवाज उठाओ कि भाई कोई सही नेता है और इस पार्टी को मजबूत करे, विपक्ष मजबूत हो। पहले मजबूती का सोचो, विपक्ष का। पूरी कांग्रेस की ये बात करके चले गए भाई साहब के इनको लॉन्च करना चाहिए उसको। ये बार सारे के सारे आजकल वो लॉन्चिंग की बात उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात ऊपर से आती है। लॉन्चिंग क्या हो रही है, किस चीज की लॉन्चिंग हो रही है? सर सुनिए यार, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है ना, बीच में नहीं टोका ना, बस पूरी बात सुनी मैंने। अब सुन लो कि लॉन्चिंग। आप मुझे ये बता दीजिए, पिछले 10 सालों के चुनाव में 4-5 राज्यों में चुनाव हो चुके, 12 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद अभी लोकसभा के चुनाव भी आ रहे। किसी भी स्टेट में, किसी भी उसमें सेंटर में, किसी भी चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, या कर्नाटका के मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, या सेंटर में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश कर रहे हैं? लॉन्चिंग किसको कहते हैं? ये मेरे हैं, मैं इन्हें प्रधानमंत्री पद के तौर पे पेश करता हूं, लॉन्चिंग उसको कहते हैं। लगातार वो जनता के साथ जुड़ रहे हैं, जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि उनके जन समर्थन हासिल है, आज की डेट में पूरी कांग्रेस पार्टी को एक तरफ कर दिया जाए और एक अकेले राहुल गांधी को एक तरफ कर दिया जाए, तो भी आज भीड़ राहुल गांधी के पीछे ज्यादा खड़ी होगी, ना कि बाकी पार्टी के पीछे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी झलक देखने के लिए लोग रात बैठते हो। बारिश का भी मैंने उदाहरण दिया था, भरी बारिश में ठंड में सारे के सारे लोग उनका खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। आज भी वहां से असम से लोग निकल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पुराने 70 साल के बूढ़े जो है वो कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि वो जानते हैं न्याय यात्री है, न्याय का योद्धा है, ये बात कर रहा है तो सही कर रहा है। इसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, इसलिए मैं ये न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उसने कहा अन्याय के खिलाफ मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। जो अन्याय हो रहा है देश में, लगातार अन्याय बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय बढ़ता जा रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय बढ़ता जा रहा है, बाकी सारी कास्ट के खिलाफ अन्याय बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं ये यात्रा निकाल रहा हूँ। लगातार उन्होंने इस बात को बोला है ना।
हाँ फिर वो क्या कह रहे हैं, अन्याय किस किस्म से हो रहा है? संसद में तो अन्याय हो रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। जो भी सांसद किसी भी किस्म की आवाज उठाता है फौरन उसे निष्कासित कर दिया जाता है। ये संसदीय इतिहास के सबसे बड़े आज तक का काला धब्बा है कि 143 सांसद एक साथ, रमेश विदुड़ी जैसे लोगों को कितना जबरदस्त वो मिला। बीजेपी ने क्या एक बार भी उंगली उठाई कि हमारे सांसद ने गलत कहा? या अगर यही काम किसी कांग्रेसी संसद ने करा होता तो आज तक अभी मीडिया उस चीज को अभी तक भी चला रहा होता, महीनों बीतने के बावजूद भी। लेकिन नहीं, सिंपल सी बात है, तो वो इसी अन्याय के खिलाफ तो खड़े हुए हैं। मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई जा रही है और 2 महीने बाद वो वीडियो चालू हो रहा है। तो फिर उसके बाद भी उस पर कह रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष ने जो वीडियो निकाला है तो चुनाव के मौके पे क्यों निकाला, पहले क्यों नहीं निकाला? अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। विपक्ष के पास आज वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इंटरनेट तुमने बैन कर रखा है, सब जगह हालत आपने खराब कर रखी है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? अभी कल ही जम्मू कश्मीर में 2 सिखों की हत्या कर दी गई, मालूम है आपको लोगों को? इन लोगों ने तो खैर नहीं पढ़ा होगा। मजदूरों की भी हत्या की गई, फिर सबकी हत्या हो रही है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो गया 370 हटने के बाद, दूसरी तरफ उसमें लोग लगातार हत्याएं हो रही है वहाँ पे। उस लद्दाख में लगातार वहाँ पे पूर्ण राज्य की बहुमत के सरकार के लिए उन्होंने कितनी लंबी रैली निकाली। किसी मीडिया पे आपने देखा? कहीं किसी चैनल पे डिबेट देखी? किसी ने नहीं देखी। खाली अखबार में आया, वो भी 11वें पेज पे इतना सा खबर कि हाँ लद्दाख के लोगों ने रैली निकाली है। क्यों नहीं दिखाता मीडिया इस चीज को? जिम्मेदारी मीडिया की होती है। ये लोग मीडिया देख के आते हैं, मीडिया इनके मतलब का जो होता है, एक मीडिया का भी सिस्टम है, एल्गोरिथम। अगर ये मोदी 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 की खबरें देखेंगे तो इनको वो ही दिखेंगी, ये क्रॉस देखेंगे ही नहीं कभी भी। इन्हें जो दिख गया वो इन्होंने आके बोल दिया, उसके बाद ये कहते हैं अरे यार हुआ होगा, हमें क्या मतलब, ठीक है। मणिपुर इनको नहीं दिखेगा क्योंकि इनके मतलब का नहीं है, लद्दाख इनको नहीं दिखेगा, इनके मतलब का नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवाद अभी भी वहीं का वहीं है जहाँ था, वो इनको नहीं दिखेगा। जनरल मनोज पांडे का बयान था पिछले महीने, आपको दिखाया था मैंने, वो इनको नहीं दिखेगा जब उन्होंने क्लियर बोला कि सीमा पार से लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। पुंछ अब वो बराबर बना रहता है, अभी भी उसी में खतरा रहता है। सुनो मेरी बात, आप एक एक जवाब ले लो। न्याय यात्रा, पहली बात, न्याय यात्रा से शुरू हो जाओ। आपने आखिरी बात, जब जनरल मनोज पांडे जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि सीमा पार से अभी भी लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, यार भाई साहब सुन लो यार, मैं आपके टोक नहीं रहा ना, आप उस पर क्यों आ जाते हो? एकदम ऑफेंड हो जाते हैं। सच्चाई की जरा सी बात कान में पड़ी और एकदम ये ऑफेंड हो जाएंगे। क्यों मनोज पांडे, हाँ क्यों मनोज पांडे का ये बयान, उसको क्यों नहीं काटती सरकार? मनोज पांडे झूठे या सरकार झूठी? एक तरफ तो कश्मीर में शांति है, बहाली हो गई, दूसरी तरफ मनोज पांडे कह रहे हैं कि पुंछ और राजौरी से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। उस चीज पे आप क्यों नहीं बोलते? अब बोलिए आप। देखो, ये न्याय यात्रा की बात से शुरू हो जाते हैं, अब उसके बाद धीरे धीरे सारी बात। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मेरे को भी ठीक लगा कि चलो उनके साथ जुड़ेंगे। जो उनको क्रेडिट मिला था जोड़ो यात्रा से, वो न्याय में नहीं मिला। दूसरी चीज, न्याय यात्रा निकालने से उनको कैंपेन चलाना चाहिए, यहाँ पे आके अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना चाहिए। देखो टाइम नहीं है, सुन लो, अब जवाब नहीं लोगे, अब जवाब ले लो, आपका सुन लिया मैंने। उनको आके उनको कनेक्ट करना चाहिए पब्लिक से कि वो कैसे 50 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, कैसे इकोनॉमी को अगर मान लो 5 रुपए तीसरे पे करेंगे, या किस तरह से जो हॉस्पिटल मतलब जो से यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं उसकी बढ़ोतरी कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में कभी एक्सप्लेन करते हैं। अभी उन्होंने ओबीसी का लेके झंडा चल रहे हैं, पहले अडानी रफाल ये सब बीत गया, किसी में सब में झाड़ लगी कोर्ट से। अब जो है कह रहे हैं ओबीसी 50%, ओबीसी 50%। उन्होंने एक लाइन में बात खत्म कर दी, मोदी जी ने बोला वो सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं ही हूँ, बात खत्म। सुनो, आप ओबीसी नहीं हो, आप सुनो, ओबीसी नहीं हो, मेरी बात पूरी नहीं हुई, ओबीसी नहीं हो आप बाहरी आदमी हो। देखो, जिस समाज का जो बंदा है वो उसके लिए कुछ कर सकता है, बाहरी आदमी उसके लिए आके क्या करेगा? दूसरी चीज, ओबीसी वाली एक लाइन में बात खत्म। उसके बाद आपने देखा कि ये क्या नाम है, यहाँ पे अखिलेश यादव अपनी सीट डिक्लेयर करके बैठ गए, 11 मरी हुई सीट छोड़ गए। उसके बाद ममता दीदी ने कल बोल दिया 40 सीटों पे ही आप दांव खेलो, 40 सीटों से ज्यादा नहीं आएगा। सुन लो, इन्हीं ये आप ही के लोग हैं, मैं बीजेपी की बात ही नहीं लाऊंगा। हमने बात किस बारे में शुरू करी थी और ये बात कहाँ ले गए कि ममता ने क्या डिक्लेयर करी सीट? अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, बात हो रही थी सीमा पार आतंकवाद की, पुंछ राजौरी की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। ये ले गए कि ममता ने इतनी सीट डिक्लेयर कर दी और इसने इतनी सीट डिक्लेयर कर दी। ओबीसी की बात कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मोदी जी के बयान थे कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, महिला, ने भी जिक्र किया था। फिर आप यार आप ही बोल लो, टोकना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, क्या कर लो, पहले आप बोल लो, तसल्ली से बोल लो, जब थक जाओ तो। देखो ऐसा है, ये जो जातियों की बात राहुल गांधी ने 4 जातियों की करी थी, फिर उन्होंने कहा पहले तो कहते हैं अमीर और गरीब 2 ही जाते हैं, कभी कहते हैं बताओ ऐसे कैसे होता है, या कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। अरे वो एक बात बताओ, अब बताओ, सुन लो, खुद ही अपनी बातों में उलझ गए। मोदी जी के बयान थे देश में सिर्फ 4 जातियां हैं,
उसके बाद उन 4 जाति से लेके आगे वो 2 जातियों पे कि सिर्फ अमीर और गरीब है। अब तीसरी बार में आके आगे कि मैं ओबीसी हूँ, ठीक है जी, आपने खत्म कर दिया। अभी आप खुद ही मोदी जी के बयान देखिए कितने विरोधाभासी होते। पहले कह रहे हैं देश में सिर्फ 4 जातियां और आज खड़े होकर खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। भाई किस बात को? आप कौन सी हम बात तो सही कोई मानी? बात सही अब उन्होंने लास्ट बात खत्म कर दी ना कि कि सबसे बात बड़ा कोई भी OBC मैं सही ही हूँ। इसी बात खत्म हो गई। अरे भाई अब इसी इसमें कोई बात सबसे नहीं बड़ा ओबीसी मैं होना होता है, क्या मतलब होता है भाई? सबसे बड़ा ओबीसी होने का मतलब क्या होता है? हैं? लाखों हजारों करोड़ों ओबीसी हैं, आप उनकी बात करोगे कि उनकी बात करोगे? हाँ। ओबीसी है ना, वो इन्होंने तो बीजेपी से गया हुआ बंदा कैंडिडेट खड़ा किया था ना राष्ट्रपति। जानकारी ये लेके क्या आए, कहते हैं? देखो जानकारी, आप इतनी आवाज ऊंची करके इतना शोर मचा, इतना शोर मच, देखो फिर वो एक और पीछे से शुरू हो गया।